एकलव्य विद्या संकुल। में हमने भरत मिलाप पाठ के बारे में जाना, समझा और रामायण के बारे में भी समझौते लेख और शब्दार्थ भी समझे। अब हम इस वीडियो में मुहावरे के अर्थ समझेंगे, अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर है वो समझेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरे। तो बाल दोस्तों, पहला है उत्तेजित होना। उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। उसके बाद है गले लगाना। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। तो बाल दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि कई लोग गले मिलते हैं, कोई लोग ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। तो ये जो हम ये जो अभिवादन करते हैं, ये नमस्कार से हेलो बोलकर, तो ये हमारा दूसरों के लिए प्यार होता है। उसके बाद है गदगद होना। गदगद होना यानी पुलकित होना, आनंदित होना, खुश होना। तो ये सब मुहावरे के अर्थ है। तो बाल दोस्तों, अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो बाल दोस्तों, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को यह शंका हुई कि वो लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को यह शंका हुई कि शायद वो लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, राम को देखकर भरत ने उनके चरणों में गिर पड़े। राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े। उसके बाद है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर है, राम अपना वनवास इसलिए पूरा करना चाहते हैं क्योंकि वनवास करना उनकी माता पिता की आज्ञा है। राम वनवास पूरा करना चाहते हैं क्योंकि वनवास पूरा करना यह उनके माता पिता का आदेश है। उसके बाद का प्रश्न है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से क्या कहा? इसका उत्तर है, राम ने नगरजनों से कहा, प्यारे नगरवासियों, मैं अपना वनवास पूरा करके ही लौटूंगा क्योंकि यह मेरे माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तब तक आप भरत को ही राजा माने। भरत जो है वो आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, तो आप उसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। उसके बाद का प्रश्न है, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है। तो आपको सोचकर विचार करके इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि साबुन है या फिर कोई पाउडर है, कुछ खाने की चीज़ें होती है, तो उसमें रेपर दिया गया होता है जिसमें कीमत लिखी हुई होती है। फिर ये जो इसमें जो चीज़ें होती है वो कब बनी है वो तारीख लिखी हुई होती है।
फिर कब तक वो अच्छी रहेगी और किस किस तारीख के बाद ये ख़राब हो जाएगी, तो उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। तो वो जब पूरी होने वाली तारीख होती है वो भी उसमें लिखी हुई होती है। फिर जो खाने की चीज़ें होती है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर ये चीज़ बनाई गई है वो लिखा हुआ होता है। तो बाल दोस्तों, उसे रैपर कहा जाता है। तो हमें ऐसा ही कोई बालाजी का पैकेट है या फिर गोपाल का कोई पैकेट है या किसी बिस्कुट का पैकेट है, तो उसे हमें तोड़कर यहाँ पे लगाना है। तो ये आपको घर पर अपने हिसाब से अपनी सोच विचार से लगाना है और उसको लगाने के बाद उसे ध्यान से हमें पढ़ना है और फिर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसे हमें उस प्रश्न के उत्तर हमें उसमें से लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमें वो रैपर चिपकाना है। तो हम प्रश्न को देखते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। यह किसका रैपर है? दूसरा है, इस रैपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तीसरा है, इसका पैकिंग कब हुआ है? फिर चौथा प्रश्न है, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? और 5वां प्रश्न है, इसके अलावा रैपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो बाल दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न है वो हमें कोई भी एक रैपर लेना है और उसमें जो छपा हुआ होता है, छपी हुई कीमत, छपी हुई जो माहिती होती है उसकी, तो वो हमें पढ़ना है और फिर इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो संकेत दिए गए हैं उसके जो जवाब है, उसके जो नाम है वो हमें यहाँ से इस कोष्ठक में से चुनकर लिखने हैं। तो चलिए बाल दोस्तों, हम ये जो संकेत दिए गए हैं उसके नाम हम लिखते हैं। तो ये है हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल का है। ये जो संकेत है वो हॉस्पिटल का संकेत है। उसके बाद का है, ये जो दूसरा संकेत है ये है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। तो बाल दोस्तों, ये दूसरा जो संकेत है वो रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित का है। अब हम आगे देखते हैं। और ये जो है, ये जो संकेत है वो पैदल यात्री क्रॉसिंग का संकेत है। तो बाल दोस्तों, जो हम पैदल यात्रा करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त जब हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है तब हमें ये संकेत जब आता है वहीं से हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से रोड क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद है साइकिल क्रॉसिंग। तो बाल दोस्तों, ये जो संकेत है वो साइकिल क्रॉसिंग के लिए बताया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रश्नों के उत्तर, ये जो प्रश्न है उसके हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो आप सब ध्यान से सुनना। पहला है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो इसका उत्तर है, राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो इसका उत्तर है, राम ने नगरजनों को समझाया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं वनवास पूरा करके लौटूंगा नहीं तब तक भरत जो है वो आपका सुख दुख में ध्यान रखेगा। भरत मेरा भाई है,
तो इसलिए आप जो है वो भरत को ही राजा माने। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को क्या दिया? इसका उत्तर है, राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। उसके बाद का प्रश्न है, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो इसका उत्तर है, भरत ने खड़ाऊ लेकर यह करने का सोचा कि जब तक भैया अपना वनवास पूरा करके लौटेंगे नहीं, तब तक मैं राज सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख कर सेवक की तरह कामकाज करूंगा। जब तक भैया अपने वनवास पूरा करके लौटे नहीं, तब तक मैं राज सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख कर सेवक की तरह राजकाज करूंगा। उसके बाद का प्रश्न है, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर आपको अपनी सोच और विचार से देना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर दो मैं दिया है। एक में यानी कि किस में, सोच में, घर में, ऐसे वाला में, और दूसरा मैं यानी कि मैं सो रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वैसे वाला में। तो ये दो मैं जो है उसका क्या भेद है, ये समझने के लिए हमें यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वो पूर्ण करने हैं। तो हमें ये जो वाक्य है वो पढ़कर, ये वाक्य पढ़कर हमें रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं और मैं या मैं दोनों के बीच का भेद समझना है। तो चलिए पहला हम देखते हैं। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में खाली जगह पानी आ गया। तो इसमें कौन सा मैं आएगा? तो ये वाला मैं आएगा उसमें, मैं। उसके बाद है दूसरा, खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तो इसमें आएगा मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तो इसमें ये वाला में आएगा, दो मात्रे वाला। उसके बाद है तीसरा, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो इसका उत्तर आएगा, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो इसमें भी मैं आएगा, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। उसके बाद है चौथा, दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो गया। दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो गया। तो इसमें आएगा मैं, ये वाला मैं। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। उसके बाद है पांचवा, रोटी लेने खाली जगह झपटी थी। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। तो यहाँ पे आएगा मैं, दो मात्रे वाला मैं आएगा। तो बाल दोस्तों, इस तरह मैंने मैं या मैं, ये दोनों के बीच का जो भेद है इस वाक्य की वजह से हमें जानने को मिलता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। तो बाल दोस्तों, जल में यानी कि पानी में रहने वाले जो पशु पक्षी होते हैं उनके नाम हमें अलग लिखने हैं। थल पर यानी कि जमीन पर रहने वाले पशु पक्षी के नाम हमें अलग लिखने हैं और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी के नाम अलग लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जल में रहने वाले पशु पक्षी का नाम हम लिखेंगे। तो इसमें पहला आएगा मगरमच्छ।
मगरमच्छ, फिर है मगरमच्छ, उसके बाद हिपोपोटेमस, जल घोड़ा, फिर पानी में बगुले भी होते हैं, बतखें भी होती है। तो बाल दोस्तों, इस तरह ये सारे पशु पक्षी जो है वो जल में रहते हैं। उसके बाद है थल पर रहने वाले पशु पक्षी, यानी कि जमीन पर। तो बाल दोस्तों, पहला है गाय, भैंस, फिर हाथी, घोड़ा। उसके बाद जो पक्षी होते हैं, तो कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कि मुर्गे, मोर। तो मुर्गा और मोर जो है वो ज़्यादा उड़ नहीं सकते और वो ज़्यादातर जमीन पर ही रहते हैं। अब हम पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी के नाम लिखेंगे। तो पेड़ों पर रहने वाले में है बंदर, कुआला, उसके बाद है कबूतर, चिड़िया, फिर कौवा। तो ये सब जो है वो झाड़ पर रहते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले इन सारे पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखे। तो बाल दोस्तों, मैंने ये जो सारे पशु पक्षी के नाम लिखे हैं वो आप याद रखना और अपनी नोटबुक में लिखना। तो बाल दोस्तों, इस तरह मैंने आपको जो स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, अभ्यास के प्रश्नोत्तर और मुहावरे के अर्थ करवाए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वंदे मातरम।